तो हाल में अभी नॉर्थ कोरिया ने 1000 कंटेनर्स लोडेड वेपन्स जो है वो रशिया में एक्सपोर्ट करा है, ताकि जो रशिया यूक्रेन वॉर है वहाँ पर रशिया को एक एज मिल सके और रशिया इस वॉर में जीत सके। और इसी बीच अनाउंसमेंट आता है कि जो रशिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं वो भी नॉर्थ कोरिया के विजिट पर होंगे। और साथ साथ में आपको हम बता दें तो नॉर्थ कोरिया के जो लीडर हैं किम जोंग उन, वो कोविड-19 का लॉकडाउन लगाने के बाद में 2020 से आप देखोगे तो 2023 में वो फर्स्ट इंटरनेशनल विजिट करते हैं और वो रशिया में ही जाते हैं, जहाँ पर वो ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम का भी हिस्सा होते हैं। और साथ साथ में कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बातें होती हैं कि किस तरीके से वो रशिया का समर्थन कर सकते हैं रशिया यूक्रेन वॉर में, क्योंकि यहाँ पर आपको बता दें तो रशिया और यूक्रेन का जो वॉर है वो 600 दिनों से ज़्यादा हो चुका है और अभी तक इस वॉर में कोई भी कंट्री जो है वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। इनिशियली जब रशिया ने वॉर डिक्लेयर किया था तो उनको भी लगा होगा कि यूक्रेन तो आसानी से हम उनको हरा देंगे, लेकिन आज जब यूक्रेन को वेस्ट का समर्थन मिल रहा है, स्पेशली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का, तो अब यूक्रेन को हराना रशिया के लिए भी आसान नहीं हो रहा है। और वहीं आप देखोगे तो रशिया का समर्थन करने के लिए चाइना भी पिक्चर में इन्वॉल्व हो रहा है, क्योंकि आप देखेंगे तो रशिया के जो व्लादिमीर पुतिन हैं वो 17 to 18 अक्टूबर चाइना में जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा रशिया ऑलरेडी है, इसको लेकर के एक समिट हो रहा है, तो वहाँ पर जो है वो पुतिन पार्टिसिपेट करेंगे। और इन दोनों की दोस्ती को बेसिकली अब नो लिमिट्स फ्रेंडशिप भी कहा जा रहा है। और वहीं आप देखोगे तो रशिया और चाइना जो हैं ये हमास के भी समर्थन में उतरते हैं, यानी कि ये बेसिकली आप देखोगे तो इजराइल और हमास के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है तो ऑलरेडी इजराइल जो है वो आप देखोगे कि उन्होंने भी स्ट्राइक लॉन्च किया है, और साथ साथ में हमास इनिशियली जो उन्होंने भी स्ट्राइक लॉन्च किया था, इसके ऊपर हमने एक डिटेल्ड वीडियो करा है, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे कि ओवरऑल रशिया जो है वो तो शुरू से ही मुस्लिम कंट्रीज़ के समर्थन में रहा है, और चाइना भी जो कि खुद उइगुर मुसलमानों में जो जिनजियांग रीजन में है चाइना के, उनके ऊपर अत्याचार करता है, लेकिन उसके बावजूद आप देखोगे तो यहाँ पर रशिया और चाइना जो है वो हमास के समर्थन में है, और इजराइल को कह रहे हैं कि आप गाजा में जो कुछ भी कर रहे हो उसको बंद कर दो, वरना इसका रिटेलिएशंस भी हम करेंगे। तो इन पूरे सिनारियों को अगर हम समझें तो अभी तक का ये ब्लडीएस्ट कॉन्फ्लिक्ट होता जा रहा है सिंस द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो हेलो एंड वेलकम टू डिकोडिंग विद रजत एंड खुशी। और चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, और वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा और साथ साथ में लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करिएगा। तो अगर हम सितंबर 2023 तक की बात कर लें तो रशियन कैजुअलिटीज़ अब तक जो हो चुके हैं वो लगभग 3 लाख के आसपास हो चुके हैं, जिसमें से 1,20,000 जो हैं वो सोल्जर्स मारे जा चुके हैं, वहीं 1,80,000 जो हैं वो वुंडेड हैं। वहीं अगर हम यूक्रेन की तरफ में भी रुख कर लें तो 1,90,000 कैजुअलिटीज़ हो चुके हैं, जिसमें से 70,000 जो हैं वो मारे जा चुके हैं और 1,20,000 जो हैं वो वुंडेड हैं। तो महज 19 महीने में अगर हम देखें तो कंबाइंड फोर्सेस में आप देखोगे तो 5 लाख कैजुअलिटीज़ हो चुके हैं, जिनमें से 2 लाख जो सोल्जर्स हैं वो मारे जा चुके हैं। यूक्रेन का लॉस अगर हम कंपेयर करें तो अभी तक यूएस से जो वियतनाम वॉर में लॉस झेल चुका है उससे भी ज़्यादा हो चुका है। वहीं अगर हम रशिया की बात कर लेते हैं तो रशिया का जो लॉस है वो जो रूसो जापानीज़ वॉर है 1905 में, उससे भी ज़्यादा हो चुका है। आप रशियन आर्टिलरी देखोगे तो ये 20,000 से 50,000 राउंड्स पर डे जो है वो फायर कर रहे हैं। वहीं यूक्रेन की तरफ से आप देखोगे तो 4,000 से लेकर के 7,000 राउंड्स पर डे, यानी कि कुल मिलाकर के बहुत ही ज़्यादा जो है वो वॉर की सिचुएशंस अभी भी बने हुए हैं। और अब इन दोनों ही कंट्रीज़ के पास में, क्योंकि ये लगातार वॉर लड़ रहे हैं, इनके पास में अब स्टॉक पाइल्स नहीं है वेपन्स का, और अब ये दोनों ही कंट्रीज़ जो हैं वो अपने अपने फ्रेंड्स को ढूंढ रहे हैं। जहां आप यूक्रेन को देखोगे तो वेस्ट समर्थन कर रहा है, लेकिन रशिया के पास इस प्रकार का कोई भी अलाई नहीं है। चाइना बिल्कुल है, लेकिन चाइना वेपन सप्लाई नहीं कर पाया है अभी तक, और आप कह सकते हो कि चाइना जो है वो कहीं ना कहीं यूज़ करने के लिए रशिया के साथ जुड़ा हुआ है। तो सबसे बड़ा फैक्टर तो खुद चाइना है एक थ्रेट का रशिया के लिए, जिसके ऊपर हम एक डिटेल्ड वीडियो करेंगे अपकमिंग टाइम में चैनल पर। तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं ऐसे वीडियोस के लिए। तो यहाँ पर अब एंट्री होती है नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया का। विश्व में आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा जो डीमिलिटराइज्ड जोन है वो कोरियन पेनिनसुला ही है। तो नॉर्थ कोरिया जो है वो रशिया के समर्थन में उतरते हैं, वहीं साउथ कोरिया जो है वो और यूएसए के साथ मिल करके वो यूक्रेन के पक्ष में होते हैं।
अब नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में जो वॉर है वो तो 1953 से एंड हो चुका है, लेकिन अभी भी आप देखोगे तो 70 साल से ज़्यादा हो चुके हैं और कोल्ड वॉर के आसार दोनों ही नेशंस में बने हुए हैं। तो सबसे पहले अगर हम नॉर्थ कोरिया की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर 8 मिलियन जो मिलिट्री है वो आपको देखने को मिल जाएगी, जो कि लार्जेस्ट है वर्ल्ड में। और वहीं आप देखोगे तो 10,000 से भी ज़्यादा आर्टिलरी सिस्टम्स है। हालांकि आप देखोगे तो इतनी बड़ी आर्मी के बावजूद नॉर्थ कोरिया में पावर्टी भी उतना ही ज़्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट भी उतना ही ज़्यादा है। आपको पता है फ्री स्पीच जो है वो नॉर्थ कोरिया में एग्जिस्ट नहीं करता है और नॉर्थ कोरिया में मेन के लिए 10 इयर्स का कंपलसरी सर्विस देना पड़ेगा मिलिट्री में, जो कि 17 से लेकर के 30 इयर्स तक के एज में होना चाहिए। वहीं आप देखोगे तो महिलाओं के लिए भी ये 23 इयर्स ऑफ एज तक कंपलसरी मिलिट्री सर्विस की बात करी जाती है। और वहीं अगर आप साउथ कोरिया की बात कर लेंगे तो यहाँ पर भी 6.7 मिलियन जो मिलिट्री है वो आपको देखने को मिल जाएगी, यानी कि सेकेंड लार्जेस्ट है। तो अराउंड 2020 में बेसिकली आप देखोगे तो नॉर्थ कोरिया ने मेंटेन करा है 6000 आर्टिलरी, जो कि डीमिलिटराइज्ड जोन यानी कि 38 पैरेलल जो लाइन है वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि सियोल यानी कि साउथ कोरिया के राजधानी के बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है और 26 मिलियन पॉपुलेशन आपको देखने को मिल जाएंगे। अब नॉर्थ कोरिया आप देखोगे तो डोनाल्ड ट्रंप के साथ में वो पीस नेगोशिएशंस भी करने को तैयार थे कि कहीं ना कहीं यूएसए ने बोला कि आप अपने सारे जो वेपन्स हैं उसको आप डिस्ट्रॉय कर दो, हम जो आपके ऊपर सैंक्शंस लगाए गए हैं इकोनॉमिक, हम उसको लिफ्ट कर देंगे और फिर व्यापार शुरू कर देंगे। लेकिन आपको पता है कि सद्दाम हुसैन लेड जो इराक है वहाँ पर यूएसए ने इन्वेड कर दिया था और उनको डीथ्रो कर दिया था। तो इस वजह से नॉर्थ कोरिया को भी अनसर्टेनिटी थी और वो अपने वेपन्स डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहते थे, जिसकी वजह से नॉर्थ कोरिया इनिशियली तो नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी जो है NPT उसका वो मेंबर बन गए थे, लेकिन आगे चल करके वो विथड्रॉ कर लेते हैं, जहां पर आप देखोगे भारत, पाकिस्तान और इजराइल ऑलरेडी उसके मेंबर्स नहीं हैं। भारत आपको पता है कि हमारे पड़ोसी पाकिस्तान और चाइना है जिनके साथ हम वॉर लड़ चुके हैं, पाकिस्तान ने भी साइन नहीं किया है। और इजराइल आप देख ही रहे हो कि इजराइल और पैलेस्टाइन का जो 2 नेशन थ्योरी का कॉन्फ्लिक्ट है उसको लेकर के। और वर्ष 2006 में न्यूक्लियर टेस्टिंग जो है वो नॉर्थ कोरिया अपना चालू कर देता है। अब 1991 में जब कोल्ड वॉर एंड हो चुका होता है और यूएसए और यूएसएसआर जो है वो अपने आप में पीस डील पर आ जाते हैं, यूएसएसआर जो है वो कोलैप्स कर जाता है, तो आप देखो कि नॉर्थ कोरिया जो है वो कमज़ोर पड़ चुका होता है, क्योंकि काफ़ी हद तक डिपेंडेंट जो है नॉर्थ कोरिया वो यूएसएसआर पर होता था। तो 2012 से 2019 तक नॉर्थ कोरिया और यूएसए के बीच में कोल्ड रिलेशंस बने, हालांकि कोई भी डील साइन नहीं हो पाया और सैंक्शंस जैसा कि हम बताएं कि लिफ्ट करने की बात हुई, लेकिन वो न्यूक्लियर एनर्जी एंड करने पर भी बात कर रहे थे, जो कि नॉर्थ कोरिया ने उसको लेकर के सहमति नहीं दिखाई। 2021 में भी अगर आप देखोगे तो यूएसए अफगानिस्तान से अपने फोर्सेस को विथड्रॉ कर लिया और आज अफगानिस्तान में तालिबान आपको देखने को मिलेंगे, यानी कि डेमोक्रेसी वहां पर भी नहीं है। तो नॉर्थ कोरिया को ये एक डर था कि यूएसए जहां भी जाता है वो आधा अधूरा छोड़ देता है, तो यहां पर भी अगर हम अपनी सेना को हटा देंगे तो फिर यूएसए कल को साउथ कोरिया का समर्थन करके हमारे ऊपर जो है वो विक्ट्री प्राप्त कर लेगा। तो एक ट्रस्ट इशू जो है वो हमेशा से बना रह गया। वहीं आप देखोगे तो रशिया और नॉर्थ कोरिया जो है वो बहुत अच्छे रिलेशंस साझा करते हैं और पुतिन जो है उनके खिलाफ ICC यानी कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने अरेस्ट वारंट जारी कर दिया है और इस वजह से पुतिन जो है वो कम्प्लीटली आइसोलेटेड हैं। आप देखोगे उनके ऊपर सैंक्शंस भी लगाए गए हैं, जबकि 60% ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी जो है वो आप देखोगे ऑयल का वो काफ़ी हद तक रशिया पर निर्भरता है। और जैसा कि हमने बताया कि पुतिन को चाइना की तरफ से भी कोई मिलिट्री सपोर्ट अभी तक नहीं प्राप्त हुआ है। वहीं आप देखोगे तो यूक्रेन को 44 बिलियन US डॉलर्स तक का एड जो है वो यूएसए ने दिया है मिलिटरीली, और ईरान और नॉर्थ कोरिया जो है वो भी हेल्प कर रहे हैं रशिया का, ऐसा बेसिकली आप देखोगे कि अजम्पशंस है। अब नॉर्थ कोरिया जो है वो आर्सेनल्स जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। 14% जो आबादी है नॉर्थ कोरिया की वो लगी हुई है मैन्युफैक्चर करने में ही मिलिट्री इक्विपमेंट्स में। और आप देखोगे तो कनेक्टिविटी भी ये इम्प्रूव कर रहे हैं, किस प्रकार से नॉर्थ कोरिया के जो लीडर हैं वो रेलवे से गए भी थे और सी ऑफ फायर जो है वो इस रीजन को वो डेवलप कर रहे हैं। अब नॉर्थ कोरिया में आप देखोगे तो डिटेंशंस भी पॉसिबल नहीं है, जहां पर शूट एट साइट का ऑर्डर होता है कि आप उनको गोली मार सकते हो।
और इस वजह से इंपोर्ट्स भी काफ़ी हद तक कम है। नॉर्थ कोरिया में ऑलरेडी स्केर्सिटी ऑफ फूड है, एनर्जी क्राइसिस है, तो ये सभी टेंशन्स नॉर्थ कोरिया में भी हैं और इस वजह से नॉर्थ कोरिया भी चाहता है कि उसके पास एक रिलायबल पार्टनर हो और इस केस में रशिया जो है वो फुलफिल कर सकता है। तो इसके ऊपर भी हमने एक डिटेल्ड वीडियो करा है कि डिफेक्शन पॉसिबल क्यों नहीं है नॉर्थ कोरिया से, तो आप इसके बाद में उस वीडियो को भी आप ज़रूर देखिएगा अगर आपने नहीं देखा है तो। वहीं आप देखोगे तो रशिया और नॉर्थ कोरिया जो है, अब नॉर्थ कोरिया को ये भी बेनिफिट हो जाएगा कि उनका ट्रेड बढ़ेगा और नॉर्थ कोरिया चाहते हैं कि उनके पास में फाइटर एयरक्राफ्ट्स की टेक्नोलॉजी वो सीख सके रशिया के साथ में। वहीं एंटी एयर सिस्टम्स जैसे कि S-400 जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, यानी कि S-400 क्या करेगा कि अगर कोई कंट्री किसी भी कंट्री के ऊपर, मान लो आपकी रशिया के ऊपर कोई भी कंट्री अगर अटैक करती है तो S-400 उस मिसाइल को हवा में ही डिस्ट्रॉय कर देगा डिटेक्ट करके। और इसी के साथ साथ में न्यूक्लियर सबमरीन टेक्नोलॉजी को भी वो इक्विप करना चाहते हैं, यानी कि नॉर्थ कोरिया के लिए भी विन विन सिचुएशन है। एक तो इकोनॉमी का भी बेनिफिट हो जाएगा और दूसरा कि वो मिलिट्री एडवांसमेंट की बात कर रहे हैं। वहीं रशिया को ज़रूरत इस वक्त वेपन्स की है क्योंकि नॉर्थ कोरिया के पास में वेपन्स बहुत ज़्यादा है, तो वो भी फुलफिल हो रहा है, यानी कि दोनों ही नेशंस आपस में एक हो जा रहे हैं। और अगर ऐसा हो रहा है तो आपको पता है कि ये वॉर आगे और कंटिन्यू होगा। फॉर द टाइम बीइंग रशिया जो है वो ऑफर कर सकता है गैस, ऑयल और ग्रेन्स, साथ साथ में डिप्लोमेटिक प्रोटेक्शन यूएन में, लेकिन अब मिलिट्री एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी मिलेगा या नहीं मिलेगा ये कहीं ना कहीं ओवरऑल में क्वेश्चन मार्क ज़रूर रेस करता है। अब अगर हम बात कर लेते हैं तो किम जोंग उन सितंबर 2023 में गए पुतिन से मिलने के लिए रशिया में, और ये सन 2000 यानी कि 2000 के बाद आप देखोगे तो फर्स्ट टाइम है। इसके पहले किम जोंग उन के फादर जो हैं वो गए थे। अब अगर हम नॉर्थ कोरिया के आर्टिलरी की ही बात कर लेते हैं तो 1980 से 1990 तक में फेलियर रेट जो है वो बहुत ज़्यादा रहा है और ये बात रशियंस को भी पता है, लेकिन रशियंस के पास में कोई और ऑप्शन नहीं है। तो अगर 5 में से एक फेल भी कर जाता है स्टिल उनके पास में काफ़ी होगा, यानी कि नॉर्थ कोरिया से जो वेपन्स लाएंगे उसमें बहुत ज़्यादा है कि हो सकता है कि वो फटे भी ना, वो ब्लास्ट भी ना करे, यानी कि उनके फेलियर रेट्स काफ़ी होंगे और ये चीज़ रशियंस को पता है। लेकिन कहीं ना कहीं आपको पता है कि उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, तो वो नॉर्थ कोरिया के साथ जा सकते हैं। वहीं आप अगर साउथ कोरिया को देखोगे तो उनका इकोनॉमी भी काफ़ी अच्छा है। वो K9 हावित्ज़र जो है वो भी बहुत अच्छा बना रहे हैं, एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, लगभग $18 बिलियन तक का एक्सपोर्ट कर चुके हैं इवन टू पोलैंड, UAE और इजिप्ट, और ये 4th लार्जेस्ट आर्म्स एक्सपोर्टर बनने की बात कर रहे हैं बाई 2027। हालांकि रशिया ने वॉर्न किया है साउथ कोरिया को कि आप एक्सपोर्ट मत करना आर्म्स यूक्रेन को, लेकिन क्योंकि उन्होंने कहा है कि आप अगर ऐसा करोगे तो नॉर्थ कोरिया भी प्रोवाइड करेगा रशिया को। हालांकि साउथ कोरिया को USA का सपोर्ट है, तो USA बेसिकली आप देखोगे 70% डेवलप कर रहे हैं न्यूक्लियर वेपन्स एक साल में, ऐसा साउथ कोरिया ने कहा है कि उनके पास में कैपेबिलिटी है। तो US अगर सपोर्ट करता है साउथ कोरिया को तो अगेन जो पिक्चर है वो बहुत कुछ बदल जाएगा। अब साउथ कोरिया और जापान जो है वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं ताइवान को भी, और चाइना और रशिया जो है वो आज के समय में आप देखोगे तो एक इकोनॉमिक पार्टनर भी बन चुके हैं। और इसके ऊपर भी हमने एक डिटेल्ड वीडियो करा है कि किस प्रकार से चाइना अगर इन्वेजन करना भी चाहता है तो ताइवान उसको रोक सकता है। तो प्लीज़ आप इन वीडियोस को भी ज़रूर चेकआउट करिएगा। साथ साथ में भारत की अगर हम बात कर लेते हैं तो भारत फिलहाल के लिए हम न्यूट्रल पॉलिसी के साथ में हैं, हम पीस को प्रमोट कर रहे हैं कि रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर आगे ना बढ़े। तो जो कुछ भी रहेगा आगे हम ज़रूर वीडियोस में कवर करेंगे। इस वीडियो से सिर्फ इतना ही। तो अगर आपने वीडियो को पूरा देखा है तो प्लीज़ थैंक यू सो मच, और साथ साथ में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।